नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश का 100 मार्क्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, जिसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, जो कि सारा का सारा प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और आपके एग्जाम के लिए आने के लिए प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको डर लगता है इंग्लिश से, तो इसके चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो भी आपको बताता हूँ उसको आप आसानी तरह से समझिए और जो पॉइंट को मैं बताऊँगा उसको आप नोट करते चलिए। आपका एग्जाम आते आते इंग्लिश की अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आपको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया दोस्तों विटामिन का। तो देखिए, विटामिन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, VITAMIN। ये जो हमारा लिखा हुआ स्पेलिंग दोस्तों बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहा है यू डैश द पियानो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें हमको चूज करना है दोस्तों। तो देखिए, यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक जो है प्लुरल प्रोनाउन है। इसके साथ जो भी वर्ब आएगा दोस्तों वो प्लुरल ही आएगा। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है प्लुरल वर्ब नहीं है ये बाज, ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए इज लिखा हुआ, ये भी प्लुरल नहीं है, ये भी खत्म हो गया। ये जो देखिए एम लिखा हुआ है दोस्तों, ये आई के साथ ही एम आता है। आई के साथ क्या आता है, एम आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। यानी कि 3 ऑप्शन जो हमारा था एलिमिनेट हम कर दिए, ऑप्शन नंबर सी बच गया जिसमें आर प्लेइंग लिखा हुआ है। और देखिए दोस्तों, यू हम अभी आपको क्या बताएं कि एक प्लुरल प्रोनाउन है और आर भी जो यहाँ लिखा हुआ है वर्ब ये भी प्लुरल है। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन होगा। तो देखिए, यहाँ टुमारो मतलब होता है दोस्तों आने वाला कल, एक होता है यस्टरडे। देखिए स्पेलिंग आपको बता देते हैं, यस्टरडे यानी कि BESTERDAY। यस्टरडे मतलब जो होता है दोस्तों बीता हुआ कल होता है, और टुमारो मतलब आने वाला कल। यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है, यानी कि भविष्य का। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमको लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ये प्रेजेंट टेंस में डू आता है दोस्तों, ये डिड आता है जो पास्ट टेंस में आता है, और ये जो हैड लिखा हुआ है ये भी पास्ट टेंस में आता है। यानी कि हमारा ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये बिल जो आता है ये फ्यूचर टेंस में आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल। ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। ठीक, इस तरह से आप इसको बनाइएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर। इसमें आपसे कहा गया दोस्तों कि द कैट इज ईटिंग द फिश, यानी कि जो बिल्ली है जो फिश खा रही है, यानी कि बिल्ली मछली को खा रही है। इसमें देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए, आप जानते होंगे दोस्तों कि पैसिव वॉइस को हम बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस में हमको ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कर देते हैं, और जो सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है एक्टिव वॉइस में उसको हम पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ एक्टिव वॉइस हमको दिया हुआ है, करना पैसिव वॉइस है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फिश। तो द फिश को हम सब्जेक्ट में लाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी द फिश जो है सब्जेक्ट बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में भी बना हुआ है। यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ से हम एलिमिनेट कर दिए, बी और सी को, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से कि यहाँ से जब भी आप पैसिव वॉइस बनाइएगा दोस्तों, एक्टिव टू पैसिव जब भी चेंज कीजिएगा तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपको
वर्ब का तीसरे फॉर्म मिलेगा, यानी कि भीथड़ मिलेगा। जिस ऑप्शन में भीथड़ रहेगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में भीथड़ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ ईटेन जो है दोस्तों ईट का भीथड़ फॉर्म है, और यहाँ जो ईट जो लिखा हुआ है ये V1 फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक बात को आप और ध्यान रखिएगा कि जब आपको ईटिंग दिखे यानी कि V4 जब दिखे तो V4 के साथ आपको बिगिंग लग जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिगिंग भी लिखा हुआ है, इस तरह से भी आप दोनों तरह से देख लिए तो इस तरह से आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईट ही छोड़ दिया है, जो कि पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा भीतर का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 5वां नंबर। इसमें कह रहा है कि द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। यस्टरडे अभी बताएं आपको दोस्तों कि बीता हुआ कल होता है, और इसके साथ क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है। इस बात को आप याद रखिए कि इसके साथ क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो जो यहाँ टीच का जो V2 होता है दोस्तों टाउट होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, टाउट। अब देखिए यहाँ से मीनिंगफुल इसका जो निकलता है दोस्तों कि द टीचर टाउट द लेसन यस्टरडे, यानी कि हमारे टीचर इस लेसन को कल पढ़ा दिए हैं, यानी कि पास्ट टेंस है क्योंकि हमको कल पढ़ाएं। तब पास्ट टेंस में हम क्या उपयोग करेंगे, टाउट का उपयोग करेंगे, क्योंकि बीता हुआ है। तो आप देख लीजिए, देखिए दोस्तों कि जब यस्टरडे रहे तो उसके साथ आप सिंपल पास्ट लगाइएगा, या तो फिर आपको अगो रहे AGO अगो भी रहे तो भी उसके साथ भी आप सिंपल पास्ट टेंस ही लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 6ठा नंबर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ही विल नेवर स्पीक लाई, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ही विल नेवर टेल लाई, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है ही विल नेवर से अ लाई। देखिए लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ही विल नेवर टेल अ लाई। ये हमारा जो लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों डी ऑप्शन में, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ही विल नेवर टेल अ लाई। इसका हिंदी हुआ दोस्तों कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इस बात को आप एक बात को और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपको टेल अ लाई आएगा, ठीक है, यानी कि टेल अ लाई आता है, यहाँ पे बीच में आपको ए हमेशा रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 7वां नंबर। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसके बाद भी, ये हमारा इंग्लिश का पहला वीडियो है, इसके बाद हम इंग्लिश का दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे, वो भी आप पर पहुंच पाएगा और उसको भी आप आसानी से समझ पाइएगा। इसलिए अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ कह रहा है कि ही सेड टू विल यू पोस्ट द लेटर फॉर मी। और यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन आपको यहाँ पे चूज करना है दोस्तों। तो इनडायरेक्ट नरेशन अगर जो आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड, यानी कि सेड जो है दोस्तों V2 है, किसका, से का, ए से वाई से मतलब कहना होता है, इसका V2 है। यानी कि जो ये हमारा इस सेंटेंस दिया हुआ है किस इसमें दिया हुआ, पास्ट में दिया हुआ है। तो जब पास्ट में दिया हुआ रहता है दोस्तों, यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। तो आस्क्ड में हम चेंज कब करते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है विल यू पोस्ट द लेटर फॉर मी, इंट्रोगेटिव हम आस्क्ड में चेंज करेंगे किसको, सेड टू को। तो देखिए इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी आस्क्ड में चेंज है, बी में भी है और सी में भी है, मगर लास्ट ऑप्शन में देखिए इसी तरह के कि यहाँ पर सेड टू को सेड टू ही छोड़ दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर ए और बी और सी को देखेंगे। तो देखिए यहाँ तो हम चेंज कर दिए आस्क्ड में, और यहाँ के पास मी जो ऑब्जेक्ट है इसी तरह लिख दिए,
यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो होता है दोस्तों, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, जबकि एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो कोई वर्ड तो हम इफ़ में चेंज कर देते हैं, तो इफ़ में चेंज किया गया है। और ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं स्टार्ट होता है दोस्तों, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम WH वर्ड ही छोड़ देते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। अब देखिए यहाँ सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ जो बिल लिखा हुआ है इसको हम वुड में चेंज कर देते हैं जब पास्ट में हो तब। तो देखिए इसमें बिल का बिल छोड़ दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं ये दोनों ऑप्शन में, यहाँ भी इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ लिखा है यू बिल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। तो यहाँ जब हम पास्ट में होता है दोस्तों तो दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए दो ऑप्शन बचा हुआ है, तो इसमें हमारा दैट किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा दोस्तों, आपको पूरी अच्छी तरह से बन जाएगा। और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको एकदम पूरा आसान लगने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 8वां नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें कह रहा है कि प्लीज बी क्यूट आई डैश माई होमवर्क। तो देखिए आई के साथ आपको बताए थे दोस्तों आगे कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इसलिए हमारा इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। के ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ एम लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर बिल्कुल राइट करेंगे, हो जाएगा प्लीज बी क्यूट आई एम डूइंग माई होमवर्क। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना था, जो कि बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, एम डूइंग। अगला प्रश्न आप देखिए, 9वां नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि डैश ही ड्राइव टू वर्क। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन को। तो देखिए ही जो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये प्रोनाउन है और ये सिंगुलर प्रोनाउन है। इस बात को आप याद रखिए कि ही जो है क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी कि तो इसके साथ जो वर्ब आने वाला होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा। तब देखिए सिंगुलर वर्ब होगा, तो हम देखिए ये जो डू लिखा हुआ है ये प्लूरल वर्ब है, डू नोट लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ डू नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे डू लिखा हुआ है, तो ये दोनों है जो दोस्तों प्लूरल वर्ब है। हमको लगाना कैसा है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी सिंगुलर लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में भी सिंगुलर लिखा हुआ है। मगर देखिए दोस्तों हैज के साथ जब भी होता है तो भीथड़ का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर हैज के साथ भीथड़ कहीं पर उपस्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से हमको कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक सिंगुलर वर्ब भी है और हमको सिंगुलर वर्ब ही जो है सिंगुलर वर्ब लेता भी है, तो क्या हो जाएगा, डज ही ड्राइव टू वर्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 10वां नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि बी डैश हिम यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अभी आपको हम बताएं दोस्तों कि यस्टरडे हो या फिर अगो हो, यस्टरडे हो या फिर अगो हो, इस सब के साथ हम क्या लगाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जब यस्टरडे हो अगो हो तो उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल पास्ट टेंस कौन है, विजिट जो लिखा हुआ है दोस्तों, विजिट मतलब होता है घूमना, तो उसी को हम सिंपल पास्ट यहाँ पर करेंगे, विजिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी विजिटेड हिम यस्टरडे। हमारा सिंपल पास्ट टेंस इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है विजिटेड, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। इस तरह से आप इसको बनाइएगा। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, 11 नंबर। सावित्री इज रिटन बाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों सावित्री जो है लिखे थे अरविंदो घोष लिखे थे, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अरविंदो घोष। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 12 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि जॉन डन इज अ पोएट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो जॉन डन थे दोस्तों, ये जो थे कैसा पोएट थे, तो देखिए जॉन डन जो थे दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोएट जो थे जॉन डन थे। जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। अगला प्रश्न देखिए,
13 नंबर, ये प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वाल्टर डिलामेर बाज बोर्निन, यानी कि वाल्टर डिलामेर का दोस्तों जन्म जो था वह कब हुआ। तो इनका जन्म जो था दोस्तों 1873 ईस्वी में हुआ था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में, इनका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों 1956 ईस्वी में दोस्तों इनका मृत्यु हो गया था, डेथ हो गया था। इस बात को भी याद रखिएगा कि 1956 ईस्वी में वाल्टर डिलामेर का मृत्यु हो गया था। यह जो थे दोस्तों एक मॉडर्न पोइट थे। इसको भी आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह एक क्या थे, मॉडर्न पोइट थे, ठीक। और ये जो थे दोस्तों वाल्टर डिलामेर, ये किस प्रोज को लिखे थे, द एन एपिटाफ को लिखे थे। ये भी आप याद रखिएगा कि वाल्टर डिलामेर किसको लिखे थे, द एन एपिटाफ को लिखे थे, ठीक। अगला प्रश्न आप देखिए 14 नंबर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी कि जो ये प्रोज है दोस्तों ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों एक बात को आप और याद रखिएगा कि 1950 ईस्वी में दोस्तों बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, नोबेल प्राइज से सम्मानित किनको किया गया था, तो बर्ट्रैंड रसेल के कब किया गया था, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। इस बात को भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए आप अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन व्हिच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस। उनका जो नेशन का पर्पस था दोस्तों वह क्या था। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है एडुकेशन, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बिजनेस, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है पॉलिटिक्स और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सर्विस। तो दोस्तों उनका जो पर्पस था वो था एडुकेशन। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और एडुकेशन। और दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये किस प्रोज को लिखे थे, ये आपसे पूछे तो ये जो लिखे थे दोस्तों भारत इज माई होम लिखे थे। इसको भी आप याद रखिएगा, ये जो लिखे थे भारत इज माई होम लिखे थे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे इस किस प्रोज को लिखे थे, तो भारत इज माई होम को लिखे थे। और एक बात को आप याद रखिएगा दोस्तों कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1969 ईस्वी में दोस्तों इनका मृत्यु हुआ था। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मृत्यु हो गया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुआ, तो 1969 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न आप देखिए 16 नंबर। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वाल्टर डिलामेर मेक्स एज अवेयर लाइफ। जो वाल्टर डिलामेर का जो मेक्स अवेयर लाइफ था दोस्तों वो कैसा था। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पोवर्टी यानी कि गरीबी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ड्रीम्स सपना, और इसमें थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है जो कि इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, और लास्ट में लिखा हुआ है लंदन लाइफ। तो दोस्तों वाल्टर डिलामेर का जो लाइफ था ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ था। इस बात को आपको हम बताएं कि ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ जो था वाल्टर डिलामेर का था। इस बात को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 17 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ ऑथर ऑफ द पीस, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे दोस्तों किस प्रोज का लेखक थे। तो भारत इज माई होम का लेखक थे दोस्तों। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत इज माई होम का लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला प्रश्न आप देखिए 18 नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया आपसे कि द शोल्डर इज अ पोयम, यानी कि द शोल्डर जो पोयम था दोस्तों वो कैसा पोयम था, लव पोयम था, हैप्पी पोयम था, या नेचर पोयम था,
या तो फिर बार पोयम था। तो दोस्तों द शोल्डर जो था एक बार पोयम था। द शोल्डर इज अ बार पोयम। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और द शोल्डर के जो लेखक थे दोस्तों उनका नाम जो था रूपर्ट ब्रूक था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और रूपर्ट ब्रूक जो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो इंग्लैंड के रहने वाले रूपर्ट ब्रूक थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देखिए 19 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस। देखिए अभी अभी हम आपको बताएं दोस्तों कि रूपर्ट ब्रूक जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न आप देखिए 20 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि फायर ह्यूमन इज कंपोज्ड बाय, यानी कि फायर ह्यूमन के दोस्तों किसने लिखे हैं? तो इसको जो लिखे हैं दोस्तों के.एन. दारूवाला लिखे हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। के.एन. दारूवाला जो थे फायर ह्यूमन के लिखे थे। ये जो थे दोस्तों एक मॉडर्न पोएट थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये जो थे क्या थे? मॉडर्न पोएट थे। आपको एग्जाम में पूछेगा। यह जो थे एक मॉडर्न पोएट थे। कौन? के.एन. दारूवाला। ठीक, इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना कुछ सीखने को मिला जो कि आप पहले नहीं जानते थे। और इंग्लिश की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको एग्जाम तक हम जितना कंसेप्ट बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से रिविजन करके याद करते रहिए। आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स इंग्लिश में ज़रूर प्राप्त होगा। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।